नमस्ते और इटली की यात्रा के इस अंतिम गाइड में आपका स्वागत है। और मैं आपको यूरोप के सबसे आकर्षक देशों में से एक की यात्रा पर ले जाने के लिए यहाँ हूँ। इटली सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक एहसास है, एक अनुभव है जो आपकी आत्मा को छू जाता है। प्राचीन रोम के खंडहरों से लेकर वेनिस की रोमांटिक नहरों तक और टस्कनी के हरे भरे नज़ारों से लेकर अमाल्फी तट के शानदार समुद्री दृश्यों तक, इटली में हर यात्री के लिए कुछ न कुछ है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास, कला, भोजन और जीवन का उत्सव हर कोने में जीवंत हो उठता है। इस वीडियो में हम आपकी इटली यात्रा को सफल बनाने के लिए हर जरूरी जानकारी को कवर करेंगे। हम यात्रा की योजना बनाने की बुनियादी बातों से शुरू करेंगे, जैसे कि यात्रा करने का सबसे अच्छा समय और वीजा संबंधी आवश्यकताएं। फिर हम इटली के सबसे प्रतिष्ठित शहरों जैसे रोम, फ्लोरेंस और वेनिस की गहराई में उतरेंगे और उनके छिपे हुए खजानों की खोज करेंगे। हम केवल शहरों तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि टस्कनी और सिसिली जैसे लुभावने प्राकृतिक क्षेत्रों का भी पता लगाएंगे। और हाँ, हम इटली के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से भोजन के बारे में कैसे भूल सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि हर क्षेत्र में कौन से स्थानीय व्यंजन जरूर चखने चाहिए। इसके अलावा हम आपको इटली में घूमने के सबसे अच्छे तरीकों, कुछ उपयोगी इतालवी वाक्यांशों और आपकी यात्रा को सहज और यादगार बनाने के लिए आवश्यक सुझावों के बारे में भी जानकारी देंगे। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ इस अविश्वसनीय यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए इटली के जादू की खोज करते हैं। किसी भी शानदार यात्रा की शुरुआत अच्छी योजना से होती है और इटली भी इसका अपवाद नहीं है। सबसे पहले यह तय करना महत्वपूर्ण है कि यात्रा कब करनी है। इटली साल भर सुंदर रहता है, लेकिन हर मौसम का अपना अलग आकर्षण और चुनौतियां होती हैं। शोल्डर सीजन यानी अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर को अक्सर सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस दौरान मौसम सुखद होता है, भीड़ थोड़ी कम होती है और कीमतें गर्मियों की तुलना में अधिक वाजिब होती हैं। वसंत में ग्रामीण इलाके खिले हुए फूलों से जीवंत हो उठते हैं और पतझड़ में अंगूर की कटाई का उत्सव होता है। दूसरी ओर जुलाई और अगस्त के चरम गर्मी के महीने बहुत गर्म और भीड़ भरे हो सकते हैं, खासकर दक्षिणी इटली और बड़े शहरों में। ये वह समय है जब अधिकांश यूरोपीय छुट्टियां मनाते हैं, इसलिए आपको हर जगह पर्यटकों की भारी भीड़ मिलेगी और कीमतें भी आसमान छू रही होंगी। यदि आप गर्मी में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह जल्दी अपनी गतिविधियों की योजना बनाना और दोपहर की गर्मी से बचने के लिए सिएस्टा का आनंद लेना एक अच्छा विचार है। ये स्थानीय लोगों की तरह जीवन का अनुभव करने का भी एक शानदार तरीका है। सर्दियों में नवंबर से फरवरी तक उत्तरी इटली में मौसम ठंडा हो सकता है, यहाँ तक कि बर्फबारी भी हो सकती है, जबकि दक्षिण में मौसम हल्का रहता है। यह बजट यात्रियों के लिए एक बढ़िया समय है, क्योंकि उड़ानें और आवास काफी सस्ते होते हैं। शहरों में भीड़ कम होती है, जिससे आपको संग्रहालयों और कला दीर्घाओं का शांति से आनंद लेने का मौका मिलता है। क्रिसमस के बाजार और नए साल का जश्न इटली में सर्दियों की यात्रा को एक जादुई अनुभव बना सकता है। बस गर्म कपड़े पैक करना न भूलें। अब बात करते हैं प्रवेश आवश्यकताओं की। यदि आप भारत जैसे देश से यात्रा कर रहे हैं, तो आपको शेंगेन वीजा की आवश्यकता होगी। यह वीजा आपको इटली और 26 अन्य यूरोपीय देशों में 90 दिनों तक यात्रा करने की अनुमति देता है। वीजा आवेदन प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि आप अपनी यात्रा की तारीख से कम 3 से 4 महीने पहले आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दें। आपको कई दस्तावेज जमा करने होंगे, जिनमें एक वैध पासपोर्ट, उड़ान और होटल बुकिंग का प्रमाण, यात्रा बीमा और आपकी वित्तीय स्थिरता का प्रमाण शामिल है। वीजा के लिए आवेदन करते समय सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज क्रम में हैं और पूरी तरह से भरे हुए हैं। एक छोटी सी गलती भी आपके आवेदन में देरी या अस्वीकृति का कारण बन सकती है। अपनी यात्रा का एक विस्तृत कार्यक्रम प्रदान करना हमेशा एक अच्छा विचार होता है, जिसमें बताया गया हो कि आप किन शहरों में जाएंगे और कहाँ रुकेंगे। यह दूतावास को आपकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में स्पष्टता देता है। यात्रा बीमा एक और महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह न केवल वीजा के लिए अनिवार्य है, बल्कि किसी भी अप्रत्याशित चिकित्सा आपात स्थिति से आपकी रक्षा भी करता है। एक बार जब आपका वीजा स्वीकृत हो जाता है, तो अपनी यात्रा से पहले अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की डिजिटल और भौतिक प्रतियां बनाना सुनिश्चित करें। इसमें आपका पासपोर्ट, वीजा, उड़ान टिकट, होटल बुकिंग और यात्रा बीमा शामिल है। इन प्रतियों को अपने मुख्य सामान से अलग रखें। किसी भी आपात स्थिति में यह आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा सकता है। ये भी सलाह दी जाती है कि आप इटली में अपने देश के दूतावास का पता और संपर्क जानकारी नोट कर लें।
अंत में अपनी यात्रा के लिए एक मोटा बजट तैयार करें। इटली महंगा हो सकता है, लेकिन समझदारी से योजना बनाकर आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने बजट में उड़ानें, आवास, भोजन, परिवहन, दर्शनीय स्थलों की यात्रा और खरीदारी के लिए पैसे आवंटित करें। पहले से बुकिंग करने से अक्सर आपको बेहतर डील मिल सकती है, खासकर उड़ानों और ट्रेनों पर। थोड़ी सी योजना के साथ आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी इटली यात्रा न केवल अविस्मरणीय हो, बल्कि आपके बजट के भीतर भी रहे। इटली शहरों का एक खजाना है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा चरित्र और इतिहास है। हमारी यात्रा शाश्वत शहर रोम से शुरू होती है। रोम एक जीवंत संग्रहालय की तरह है, जहां हर मोड़ पर इतिहास जीवंत हो उठता है। कोलोसियम की भव्यता को महसूस करें, जहां कभी ग्लेडिएटर लड़ते थे, और रोमन फोरम के खंडहरों में घूमें, जो कभी रोमन साम्राज्य का केंद्र था। वेटिकन सिटी, जो रोम के भीतर एक स्वतंत्र राज्य है, सेंट पीटर्स बेसिलिका और सिस्टिन चैपल के साथ कला और आध्यात्मिकता का एक अविश्वसनीय केंद्र है, जहां माइकलेंजेलो की उत्कृष्ट कृतियां आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। रोम में बस गलियों में खो जाना भी एक अनुभव है। ट्रेवी फाउंटेन में एक सिक्का उछालें ताकि आपकी वापसी सुनिश्चित हो सके, और स्पेनिश स्टेप्स पर बैठकर दुनिया को गुजरते हुए देखें। स्थानीय टिप भीड़ से बचने के लिए सुबह जल्दी या देर शाम इन प्रसिद्ध स्थलों पर जाएं। और हाँ, असली रोमन पिज्जा अल टैग्लियो टुकड़ों में और एक मलाईदार गेलाटो का स्वाद लेना न भूलें। रोम की ऊर्जा संक्रामक है और इसका इतिहास आपको विस्मय में छोड़ देगा। अगला पड़ाव है फ्लोरेंस, पुनर्जागरण का जन्म स्थान। यह शहर कला प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। उफीजी गैलरी में बॉटिसेली और लियोनार्डो दा विंची की उत्कृष्ट कृतियों को देखें, और एकेडेमिया गैलरी में माइकलेंजेलो के डेविड की पूर्णता को निहारें। फ्लोरेंस का डुओमो अपने शानदार गुंबद के साथ शहर के क्षितिज पर हावी है। गुंबद के ऊपर चढ़ना एक चुनौती भरा लेकिन पुरस्कृत अनुभव है, जो शहर का 360 डिग्री का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। फ्लोरेंस की सुंदरता केवल इसके संग्रहालयों तक ही सीमित नहीं है। अर्नो नदी पर बने पोंटे वेक्चियो पुल पर टहलें, जो अपनी गहनों की दुकानों के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय बाजारों जैसे कि सैन लोरेंजो मार्केट का अन्वेषण करें, जहां आप चमड़े के सामान और स्थानीय उत्पादों की खरीदारी कर सकते हैं। एक स्थानीय टिप ओल्ट्राडनो जिले की यात्रा करें, जो नदी के दूसरी ओर है। यह कारीगरों की कार्यशालाओं, आकर्षक कैफे और कम पर्यटकों के साथ एक अधिक प्रामाणिक फ्लोरेंटाइन अनुभव प्रदान करता है। अब हम पानी के शहर वेनिस की ओर बढ़ते हैं। नहरों, पुलों और गोंडोला के इस शहर जैसा दुनिया में कोई और नहीं है। यहाँ कोई कार नहीं है, केवल नावें और आपके पैर हैं। सेंट मार्क्स स्क्वायर, जिसे यूरोप का ड्राइंग रूम कहा जाता है, शहर का दिल है। यहाँ सेंट मार्क्स बेसिलिका की भव्यता और डोगे के महल के इतिहास को देखें। एक गोंडोला की सवारी महंगी हो सकती है, लेकिन यह एक क्लासिक वेनिस का अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। वेनिस में मुख्य पर्यटक मार्गों से भटकना और छिपी हुई गलियों और शांत चौकों की खोज करना सबसे अच्छा है। ट्रैगेटो का उपयोग करें, जो ग्रैंड कैनाल के पार एक छोटी गोंडोला की सवारी है, जिसे स्थानीय लोग कुछ यूरो में उपयोग करते हैं। स्थानीय टिप बैकारी, स्थानीय बार में रुकें और सिचेट्टी, छोटे स्नैक्स और एक गिलास स्थानीय शराब का आनंद लें। ये वेनिस के जीवन का स्वाद लेने का एक शानदार और किफ़ायती तरीका है। मुरानो और बुरानो के द्वीपों की यात्रा पर भी विचार करें, जो क्रमशः अपने कांच बनाने और रंगीन घरों के लिए प्रसिद्ध है। हमारी सूची में अगला शहर मिलान है, जो इटली की फैशन और डिज़ाइन राजधानी है। यह शहर आधुनिकता और इतिहास का एक आकर्षक मिश्रण प्रस्तुत करता है। शानदार डुओमो डी मिलानो को देखें, जो दुनिया के सबसे बड़े गिरजाघरों में से एक है, और इसकी छत पर चढ़कर शहर के नज़ारे का आनंद लें। सांता मारिया डेले ग्राजी कॉन्वेंट में लियोनार्डो दा विंची की ब्लास्ट सफर को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है, लेकिन याद रखें कि टिकट महीनों पहले बुक करने पड़ते हैं। मिलान फैशन के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक मक्का है। गैलेरिया विटोरियो इमानुएल द्वितीय में विंडो शॉपिंग करें, जो दुनिया के सबसे पुराने शॉपिंग मॉलों में से एक है। और क्वाड्रिलैटेरो डेला मोड़ा, फैशन क्वाड्रिलैटरल में प्रमुख डिजाइनरों के बुटीक देखें। लेकिन मिलान सिर्फ फैशन के बारे में नहीं है। शहर में एक जीवंत एपेरिटिवो संस्कृति है, जहां शाम को बार पिए के साथ मुफ्त बूफे परोसते हैं। ये दोस्तों के साथ आराम करने और शाम का आनंद लेने का एक शानदार तरीका है। अंत में हम दक्षिण की ओर नेपल्स और अमाल्फी तट की यात्रा करते हैं। नेपल्स एक जीवंत, ऊर्जावान और थोड़ा अराजक शहर है, और यह पिज्जा का जन्म स्थान है। यहाँ एक प्रामाणिक नेपोलिटन पिज्जा का स्वाद लेना एक परम आवश्यक अनुभव है। शहर का ऐतिहासिक केंद्र यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, और इसकी संकरी गलियों में घूमना एक साहसिक कार्य है।
पास में पोम्पेई और हरकुलेनियम के प्राचीन खंडहर हैं, जो 69 ईस्वी में माउंट वेसुवियस के विस्फोट से दब गए थे और वे रोमन जीवन की एक अविश्वसनीय झलक प्रदान करते हैं। नेपल्स से शानदार अमाल्फी तट बस एक छोटी ड्राइव या नौका की सवारी दूर है। पॉजिटानो, अमाल्फी और रावेलो जैसे चट्टानों से चिपके रंगीन गांव दुनिया के कुछ सबसे लुभावने तटीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ की सड़कें संकरी और घुमावदार हैं, इसलिए बस या नौका से यात्रा करना अक्सर सबसे अच्छा विकल्प होता है। स्थानीय टिप: पाठे ऑन द गॉड्स पर लंबी पैदल यात्रा करें, जो तट के ऊपर एक पगडंडी है और अविश्वसनीय मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। इस क्षेत्र की सुंदरता वास्तव में अविस्मरणीय है। इटली के शहर शानदार हैं, लेकिन देश की असली आत्मा अक्सर इसके विविध और लुभावने परिदृश्यों में पाई जाती है। टस्कनी अपने घुमावदार हरे भरे पहाड़ों, सरू के पेड़ों की कतारों और मध्ययुगीन पहाड़ी कस्बों के साथ शायद इटली का सबसे प्रतिष्ठित ग्रामीण इलाका है। यह एक ऐसी जगह है जो पोस्टकार्ड से सीधे बाहर लगती है। एक कार किराए पर लेना और चियांटी वाइन क्षेत्र के माध्यम से ड्राइव करना एक आवश्यक अनुभव है, जहां आप दाख की बारियां देख सकते हैं और दुनिया की कुछ बेहतरीन वाइन का स्वाद ले सकते हैं। टस्कनी में सिएना और सैन जिमिग्नानो जैसे छोटे शहरों की यात्रा करना सुनिश्चित करें। सिएना अपने अद्वितीय पंखे के आकार के मुख्य चौक पियाजा डेल कैंपो के लिए प्रसिद्ध है, जहां प्रसिद्ध पालियो घुड़दौड़ होती है। सैन जिमिग्नानो अपने अच्छी तरह से संरक्षित मध्ययुगीन टावरों के साथ आपको समय में वापस ले जाता है। यहाँ की धीमी गति वाली जीवन शैली का आनंद लें, स्थानीय ट्रैटोरिया में भोजन करें और बस दृश्यों में डूब जाएं। टस्कनी आराम करने और ला डोल्से वीटा मीठे जीवन का अनुभव करने के लिए एकदम सही जगह है। उत्तर पश्चिम में लिगुरियन तट पर आपको सिंक टेर मिलेगा, जिसका अर्थ है 5 भूमि। ये चट्टकों से चिपके हुए 5 अविश्वसनीय रूप से सुरम्य मछली पकड़ने वाले गांवों का एक समूह है। मोंटेरोसो अल मारे, वर्नाजा, कॉर्निग्लिया, मनारोला और रियोमैग्योरे इन गांवों को जोड़ने वाली एक सुंदर लंबी पैदल यात्रा का रास्ता है, जो समुद्र के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। यदि आप लंबी पैदल यात्रा के मूड में नहीं हैं, तो एक स्थानीय ट्रेन या नौका भी गांवों के बीच चलती है। सिंक्वे टेर की सुंदरता इसकी अलग थलग प्रकृति और जीवन रंगीन घरों में निहित है, जो चट्टकों से नीचे समुद्र तक गिरते प्रतीत होते हैं। यहाँ आप ताजे समुद्री भोजन का आनंद ले सकते हैं, स्थानीय सफेद वाइन पी सकते हैं और क्रिस्टल क्लियर पानी में तैर सकते हैं। स्थानीय टिप: वर्नाजा के बंदरगाह पर बैठें और सूर्यास्त देखें। ये एक जादुई अनुभव है। यह क्षेत्र बहुत लोकप्रिय हो गया है, इसलिए भीड़ से बचने के लिए ऑन ऑफ सीजन में यात्रा करने पर विचार करें। यदि आप नाटकीय पहाड़ी दृश्यों की तलाश में हैं, तो उत्तरी इटली में डोलोमाइट्स से बेहतर कोई जगह नहीं है। ये पहाड़, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, अपनी पीली नुकीली चोटियों के लिए अद्वितीय हैं, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गुलाबी और बैंगनी रंग में बदल जाती है। एक घटना जिसे एंड्रोसाडिरा के रूप में जाना जाता है। गर्मियों में ये लंबी पैदल यात्रा माउंटेन बाइकिंग और रॉक क्लाइंबिंग के लिए एक स्वर्ग है। सर्दियों में यह विश्व स्तरीय स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग प्रदान करता है। डोलोमाइट्स में आपको आकर्षक अल्पाइन गांव मिलेंगे, जहां इतालवी और जर्मन संस्कृतियां मिलती हैं। कोर्टिना डीएम्पेजो जैसे शहर ग्लैमरस रिसॉर्ट्स प्रदान करते हैं, जबकि ऑनर्टिसी जैसे छोटे गांव एक अधिक पारंपरिक अनुभव प्रदान करते हैं। यहाँ की हवा ताज़ा है और नज़ारे बिल्कुल लुभावने हैं। ये प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने और इटली के एक पूरी तरह से अलग पक्ष का अनुभव करने के लिए एक आदर्श स्थान है। भूमध्य सागर के सबसे बड़े द्वीप सिस। इटली की यात्रा सच कहूं तो एक पाक तीर्थ यात्रा है। देखिए, इतालवी भोजन सिर्फ पिज्जा और पास्ता तक सीमित नहीं है। ये तो बहुत क्षेत्रीय, मौसमी और गहरे जुनून से तैयार किया जाता है। हर क्षेत्र की अपनी खासियत होती है और स्थानीय व्यंजन छकना ही संस्कृति को करीब से जानने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप रोम में हैं, तो आपको यहाँ के क्लासिक पास्ता डिशेज जरूर आजमाने चाहिए, जो दिखने में भले ही सिंपल हों, पर स्वाद में लाजवाब हैं। काचो ए पेपे यानी पनीर और काली मिर्च कार्बनारा, जिसमें अंडे, गाल का मांस, पेकोरिनो चीज और काली मिर्च होती है, और अमात्रिचियाना टमाटर सॉस, गाल का मांस और पेकोरिनो चीज के साथ, ये सब आपको ट्राई करना ही चाहिए। रोमन खाने में क्विंटो क्वार्टो या 5वां क्वार्टर की भी एक गहरी परंपरा है, जहां जानवर के कम लोकप्रिय हिस्सों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप थोड़ा साहसी महसूस कर रहे हैं, तो ट्रिप्पा अल्ला रोमाना
यानी टमाटर सॉस में पकाई गई ट्राइप जरूर आजमाएं। स्ट्रीट फूड के तौर पर सपली बहुत पसंद किया जाता है। ये मोज़रेला से भरे तले हुए चावल के गोले होते हैं। और हाँ, दिन के किसी भी वक्त एक अच्छा जलाटो लेना तो बनता है। अब अगर आप फ्लोरेंस या टस्कनी की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ का खाना हार्दिक और देहाती है। यहाँ का सबसे बड़ा स्टार है बिस्टेका अल्ला फ्योरेंटीना, जो चियानिना गाय के मांस से बना एक विशाल टी बोन स्टेक है। इसे ग्रिल किया जाता है और बस जैतून का तेल, नमक और काली मिर्च के साथ परोसा जाता है। सच में मांस प्रेमियों के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। टस्कन खासियतों में रिबोलिटा, एक हार्दिक रोटी और सब्जी का सूप, पप्पा अल पोमोडोरो, टमाटर और रोटी का सूप, और क्रोस्टिनी, अलग अलग टॉपिंग्स के साथ टोस्टेड ब्रेड शामिल है। टस्कनी अपने बेहतरीन जैतून के तेल और वाइन, खासकर चियांटी, के लिए भी जाना जाता है। खाने के साथ एक गिलास स्थानीय रेड वाइन लेना अनुभव का जरूरी हिस्सा है। अगर मिठाई की बात करें तो कैंटुची बादाम बिस्कुट, जिसे पारंपरिक रूप से मीठी वाइन विन सैंटो में डुबोया जाता है, एक बहुत ही प्यारा और क्लासिक अंत है। वेनिस में आते ही मेन्यू में समुद्र की झलक मिलती है। चूंकि ये शहर लैगून में बसा है, यहाँ का सी फूड वाकई लाजवाब है। रिसोट्टो अल नेरो डी सेपिया, कटलफिश स्याही के साथ रिसोट्टो अपने गहरे काले रंग और अनोखे समुद्री स्वाद के लिए मशहूर है। सार्डिन और मीठे खट्टे प्याज, पाइन नट्स और किशमिश के साथ मैरिनेट की गई सार्डिन एक और ऐतिहासिक डिश है जो वेनिस के व्यापारिक इतिहास को दर्शाती है। जैसा कि पहले भी बताया था, वेनिस सिचेट्टी के लिए भी प्रसिद्ध है, जो स्पेनिश तपस जैसे छोटे छोटे स्नैक्स होते हैं। बेकारी यानी स्थानीय बार में जाएं और अलग अलग तरह के सिचेट्टी ट्राई करें, जैसे बैक्ला मोंटेकाटो, मलाईदार नमकीन कॉड, या फिर विभिन्न सी फूड और सब्जियों के साथ छोटे टोस्ट। ये सब एक गिलास स्थानीय प्रोसिको के साथ खाना वाकई में लोकल्स की तरह खाने का मजेदार और सामाजिक तरीका है। अब बात करते हैं नेपल्स की, जहां सब कुछ पिज्जा के इर्द गिर्द घूमता है। नेपोलिटन पिज्जा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है और यहाँ इसे बहुत गंभीरता से लिया जाता है। एक असली नेपोलिटन पिज्जा में एक नरम चबाने वाला क्रस्ट होता है, जो किनारों पर थोड़ा सा जला हुआ होता है, और टॉपिंग्स बहुत सिंपल रखी जाती है। क्लासिक मार्गेरिटा टमाटर, मोज़रेला, तुलसी और जैतून का तेल, या मारिनारा टमाटर, लहसुन, ऑनरेगेनो और जैतून का तेल जरूर ट्राई करें। यकीन मानिए, ये पिज्जा आपके पहले खाए गए किसी भी पिज्जा से बिल्कुल अलग होगा। नेपल्स स्ट्रीट फूड के लिए भी कमाल है। पिज्जा फ्रिटा, तला हुआ पिज्जा, और पुअप्पो, तले हुए सी फूड का पेपर कोन, ये दोनों जरूर ट्राई करें। मिठाई के लिए स्फोग्लियाटेला को मिस न करें। ये रिकोटा से भरी फूल के आकार की पेस्ट्री है, और बाबा और रम, जो रम में भीगा हुआ एक छोटा खमीर केक है। नेपोलिटन खाना बोल्ड, स्वादिष्ट और पूरी तरह से संतोषजनक है। आखिर में सिसिली में खाना वहाँ के विविध सांस्कृतिक प्रभावों का एक लाजवाब मिश्रण है। अरंसिनी, अलग अलग भरावन के साथ तले हुए चावल के गोले, एकदम क्लासिक सिसिलियन स्नैक है। पास्ता अल्ला नॉर्मा, टमाटर, तले हुए बैंगन, रिकोटा सलाटा और तुलसी के साथ, और पास्ता कोन ले सार्डिन, सौंफ, पाइन नट्स और किशमिश के साथ। ये सब द्वीप के अरबी प्रभाव को भी दिखाते हैं। अगर मिठाई की बात करें तो सिसिली का कोई जवाब नहीं। कैनोली, मीठे रिकोटा से भरे ट्यूब के आकार के गोले पूरी दुनिया में मशहूर हैं। कैसाटा, एक समृद्ध स्पंज केक जिसमें रिकोटा और मुरब्बा होता है, जो मार्जिपन में ढका होता है। और ग्रेनेटा, एक अर्ध जमी हुई मिठाई जो अलग अलग फ्लेवर में मिलती है, गर्म सिसिलियन दिन पर एकदम ताजगी देती है। सच में सिसिली का हर भोजन अपने आप में एक जश्न है। इटली में घूमना अपने आप में एक साहसिक कार्य हो सकता है। देश में एक उत्कृष्ट परिवहन नेटवर्क है, लेकिन यह जानना कि कब किस मोड का उपयोग करना है आपकी यात्रा को बहुत आसान बना सकता है। लंबी दूरी और शहरों के बीच यात्रा के लिए ट्रेन प्रणाली शानदार है। ट्रेनिटेलिया, जो कि राष्ट्रीय रेल सेवा है, और इटलो, एक निजी कंपनी, दोनों ही उच्च गति वाली ट्रेनें संचालित करते हैं, जिन्हें फ्रेक्सी और इटलो कहा जाता है, और ये रोम, फ्लोरेंस, मिलान और नेपल्स जैसे प्रमुख शहरों को जल्दी और कुशलता से जोड़ती हैं। उच्च गति वाली ट्रेनें आरामदायक, तेज और अक्सर शहर के केंद्रों में सीधे पहुंचती हैं, जिससे आपको हवाई अड्डे की यात्रा की परेशानी से बचाया जा सकता है। पहले से टिकट बुक करने से आपको काफी पैसे बच सकते हैं, खासकर यदि आप अपनी यात्रा की तारीखों के बारे में निश्चित हैं। क्षेत्रीय ट्रेनों के लिए, जो छोटे शहरों को जोड़ती हैं, कीमतें निश्चित होती हैं, इसलिए आप स्टेशन पर ही टिकट खरीद सकते हैं। एक बात याद रखें,
क्षेत्रीय ट्रेनों के लिए अपने पेपर टिकट को प्लेटफॉर्म पर या स्टेशन के अंदर हरी मशीनों में चढ़ने से पहले मान्य करना जरूरी है, वरना आपको भारी जुर्माना लग सकता है। ग्रामीण इलाकों जैसे टस्कनी या सिसिली की खोज के लिए कार किराए पर लेना एक बढ़िया विकल्प है। इससे आपको अपनी गति से यात्रा करने, छिपे हुए रत्नों की खोज करने और उन जगहों पर रुकने की स्वतंत्रता मिलती है जहां ट्रेनें नहीं जाती हैं। लेकिन ड्राइविंग का अनुभव थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर संकरी घुमावदार सड़कों पर। इसके अलावा प्रमुख शहरों के ऐतिहासिक केंद्रों में ड्राइविंग से बचें, क्योंकि वे अक्सर ZTL यानी सीमित यातायात क्षेत्र होते हैं और बिना परमिट के प्रवेश करने पर आपको भारी जुर्माना लग सकता है। अगर आप कार किराए पर लेते हैं तो एक छोटी कार चुनना अच्छा रहेगा, क्योंकि यह संकरी गलियों और पार्किंग के लिए ज़्यादा व्यावहारिक है। एक अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट प्राप्त करना भी एक अच्छा विचार है, जिसे आपके घरेलू ड्राइविंग लाइसेंस के साथ रखना चाहिए। अमाल्फी तट जैसे क्षेत्रों में जहां सड़कें बहुत संकरी और भीड़ भरी होती हैं, सार्वजनिक बस या नौका लेना एक कम तनावपूर्ण विकल्प हो सकता है। शहरों के भीतर सार्वजनिक परिवहन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। रोम और मिलान में कुशल मेट्रो प्रणालियां हैं जो आपको अधिकतर प्रमुख आकर्षणों तक ले जा सकती हैं। अधिकांश शहरों में बसों और ट्रामों का एक व्यापक नेटवर्क भी है। टिकट आमतौर पर तबाची यानी तंबाकू की दुकानें, न्यूज़ स्टैंड या मेट्रो स्टेशनों पर खरीदे जा सकते हैं। बस या ट्राम में चढ़ते ही अपने टिकट को मान्य करना याद रखें। अगर आप सार्वजनिक परिवहन का बहुत अधिक उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, तो एक दिन या कई दिनों के पास खरीदना एक लागत प्रभावी विकल्प हो सकता है। पैदल चलना अक्सर इटली के शहरों की खोज करने का सबसे अच्छा तरीका है, खासकर फ्लोरेंस और वेनिस जैसे कॉम्पैक्ट ऐतिहासिक केंद्रों में। ये आपको माहौल को महसूस करने, आकर्षक गलियों में भटकने और अप्रत्याशित खोज करने की अनुमति देता है। आरामदायक जूते पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बहुत अधिक चलेंगे और अक्सर कोबलस्टोन की सड़कों पर। तटीय क्षेत्रों और द्वीपों के लिए घाट और हाइड्रोफॉइल्स आवश्यक हैं। नेपल्स की खाड़ी जैसे कैप्री और इस्टिया के लिए अमाल्फी तट, सिंकटेर और सिसिली और सार्डिनिया जैसे बड़े द्वीपों के लिए नियमित सेवाएं हैं। गर्मियों के महीनों में खासकर लोकप्रिय मार्गों पर पहले से नौका टिकट बुक करना समझदारी होती है। इससे न सिर्फ आपकी जगह पक्की हो जाती है, बल्कि आपको लंबी कतारों से भी बचाता है। अंत में घरेलू उड़ानों पर विचार करें। अगर आप देश के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा कर रहे हैं, जैसे मिलान से सिसिली, बजट एयरलाइंस अक्सर अच्छी कीमतें देती हैं। हालांकि हवाई अड्डे तक और वहां से यात्रा करने में लगने वाले समय और लागत को भी ध्यान में रखें। कई बार एक उच्च गति वाली ट्रेन शहर से शहर की यात्रा के लिए अभी भी तेज और अधिक सुविधाजनक विकल्प हो सकती है। सही परिवहन चुनना आपकी यात्रा की प्राथमिकताओं और यात्रा कार्यक्रम पर निर्भर करता है। जब आप इटली की यात्रा करते हैं, तो कुछ बुनियादी इतालवी वाक्यांश सीखने से एक बड़ा फर्क पड़ सकता है। इटालियंस आमतौर पर बहुत मिलनसार और मददगार होते हैं, और वे आपकी भाषा बोलने की कोशिश की सराहना करते हैं, भले ही आपका उच्चारण पूरी तरह सही ना हो। यह सम्मान दिखाने और स्थानीय संस्कृति के साथ जुड़ने का एक शानदार तरीका है। चलिए कुछ जरूरी बातों से शुरू करते हैं। नमस्ते के लिए आप दिन में बुंजोर्नो और शाम को बोनासेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों के बीच या अनौपचारिक तौर पर चाओ का उपयोग नमस्ते और अलविदा दोनों के लिए किया जाता है। जब आप किसी से मिलें तो पियाचेरे कहना विनम्र है, जिसका मतलब है आपसे मिलकर खुशी हुई। कृपया के लिए पेर फवोरे कहें और धन्यवाद के लिए ग्राzie। अगर कोई आपको धन्यवाद कहे तो आप प्रेगो के साथ जवाब दे सकते हैं, जिसका मतलब है आपका स्वागत है। हाँ के लिए सी और नहीं के लिए नो। ये छोटे छोटे शब्द आपको रोजमर्रा की बातचीत में बहुत काम आएंगे। माफी मांगने के लिए आप स्कूसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जैसे माफ कीजिए सर या एमआई स्कूसी ज्यादा औपचारिक रूप में। अगर आप किसी से टकरा जाएं तो स्कूसा अनौपचारिक या एमआई डिस्पियस मुझे खेद है कहना सही रहेगा। अगर आप खो गए हैं या दिशा निर्देश पूछना है तो डोवे का मतलब है कहाँ है, जैसे डोवे इल बान्यो यानी बाथरूम कहाँ है। रेस्तरां में कुछ वाक्यांश बहुत काम के हो सकते हैं। मेनू मांगने के लिए इल मेन्यू पर फवोरे कहें। ऑर्डर करने के लिए तैयार हो तो बोरे का इस्तेमाल करें, जिसका मतलब है मैं चाहूँगा। बिल मांगने के लिए इल कॉन्टो पर फवोरे कहें। यह जानना भी अच्छा है कि एक्वा नेचुराले स्टिल वाटर है और एक्वा फ्रिजांते स्पार्कलिंग वाटर। खरीदारी करते समय क्वांटो कोस्टा
पूछने का मतलब है ये कितने का है। अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो आप सर्को का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका अर्थ है मैं ढूंढ रहा हूँ। संख्याएं जानना भी मददगार है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुछ अतिरिक्त विनम्र वाक्यांशों में शामिल हैं परमेसो, जिसका इस्तेमाल आप भीड़ में से गुजरते समय करते हैं, और सल्यूट, जो तब कहा जाता है जब कोई छींकता है या जब आप टोस्ट करते हैं। इन वाक्यांशों को इस्तेमाल करने से न डरें। स्थानीय लोग आपके प्रयास को समझेंगे और अक्सर आपकी मदद करने में खुश होंगे। याद रखें, संचार सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, यह हाव भाव और चेहरे के भावों के बारे में भी है। इटालियंस अपने जीते जागते हाथ के इशारों के लिए जाने जाते हैं, जो उनकी बातचीत का एक अभिन्न हिस्सा है। मुस्कुराएं, खुले रहें और भाषा सीखने में मजा लें। थोड़ा सा प्रयास आपकी इटली यात्रा को और भी यादगार बना देगा। अब जब हमने योजना, स्थानों, भोजन और भाषा को कवर कर लिया है, तो यहाँ कुछ अंतिम सुझाव हैं जो आपकी इटली यात्रा को सहज और आनंददायक बना सकते हैं। मेरा पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है, प्रमुख आकर्षणों के लिए अपने टिकट पहले से ऑनलाइन बुक करें। रोम में कोलोसियम, वेटिकन संग्रहालय, फ्लोरेंस में उफीजी गैलरी और मिलान में द लास्ट स्पर जैसी जगहों पर बहुत लंबी कतारें लगती हैं। पहले से बुकिंग करने से न सिर्फ आपका कीमती समय बचेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि आप इन लोकप्रिय स्थलों को देख पाएं, क्योंकि टिकट अक्सर जल्दी बिक जाते हैं। दूसरा, इटली में चर्चों का दौरा करते समय ड्रेस कोड का ध्यान रखें। सेंट पीटर्स बेसिलिका जैसी कई प्रमुख चर्चों में प्रवेश के लिए एक सख्त ड्रेस कोड है। इसका मतलब है कि घुटनों और कंधों को ढका होना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं दोनों को शॉर्ट्स, छोटी स्कर्ट और बिना आस्तीन के टॉप पहनने से बचना चाहिए। अपने बैग में एक हल्का दुपट्टा या शॉल रखना अच्छा रहेगा, जिसे आप जरूरत पड़ने पर अपने कंधों को ढकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सम्मान दिखाने का एक आसान तरीका है। टिपिंग की बात करें तो इटली में टिपिंग जरूरी नहीं है, जैसे कि अमेरिका में होता है। अधिकतर रेस्तरां बिल में एक कोपेर्टो यानी कवर चार्ज और या सर्विजियो यानी सेवा शुल्क शामिल करेंगे। अगर सेवा बहुत अच्छी रही तो कुछ यूरो नकद में छोड़ना अच्छा इशारा है, लेकिन यह पूरी तरह से आपकी मर्जी पर है। टैक्सी ड्राइवरों के लिए आप किराए को निकटतम यूरो तक बढ़ा सकते हैं। टिपिंग की बाध्यता महसूस न करें, लेकिन अच्छी सेवा के लिए सराहना हमेशा अच्छी होती है। हालांकि क्रेडिट कार्ड अधिकतर जगह स्वीकार किए जाते हैं, खासकर शहरों और बड़े प्रतिष्ठानों में, फिर भी कुछ नकदी यानी यूरो अपने पास रखना अच्छा विचार है। छोटे कैफे, स्थानीय बाजार, गेलाटो की दुकानें या छोटी खरीदारी के लिए नकदी काम आती है। कुछ छोटे परिवार द्वारा संचालित व्यवसाय केवल नकद स्वीकार करते हैं। एटीएम, जिन्हें बैंकोमैट कहा जाता है, हर जगह उपलब्ध हैं, लेकिन अपने बैंक से विदेशी लेन देन शुल्क के बारे में पहले से पता कर लें। सुरक्षा के बारे में बात करें तो इटली आमतौर पर बहुत सुरक्षित देश है, लेकिन किसी भी बड़े पर्यटक स्थल की तरह आपको जेबकतरों से सावधान रहना चाहिए, खासकर भीड़भाड़ वाली जगहों जैसे मेट्रो, ट्रेन स्टेशनों और लोकप्रिय पर्यटक स्थलों पर। अपने कीमती सामान को सुरक्षित रखें, अपने बैग को अपने सामने रखें और अपने आसपास सतर्क रहें। अपनी सारी नकदी एक ही जगह न रखें और अपने होटल के कमरे में अपने पासपोर्ट की एक प्रति छोड़ दें। बस थोड़ा सामान्य ज्ञान इस्तेमाल करें और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, खासकर गर्मियों के दौरान। इटली के कई शहरों में सार्वजनिक फव्वारे होते हैं, जिन्हें नासोनी यानी बड़ी नाक कहा जाता है, जहां से आप अपनी पानी की बोतल मुफ्त में भर सकते हैं। पानी ठंडा, ताज़ा और पीने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। ये प्लास्टिक की बोतलों पर पैसे बचाने और पर्यावरण की मदद करने का शानदार तरीका है। अंत में, धीमी गति से चलने और पल का आनंद लेने के लिए तैयार रहें। इटली ऐसा देश नहीं है जहां जल्दबाजी की जाए। इल डोल्चे फर नियंते यानी कुछ न करने की मिठास की कला को अपनाएं। एक पियाजा में किसी कैफे में बैठें और 1 घंटे तक एक कप कॉफ़ी का मजा लें। लोगों को देखें, माहौल को महसूस करें। अपनी यात्रा को बहुत सारी एक्टिविटीज से ना भरें, कुछ सहजता के लिए जगह छोड़ें। सबसे अच्छी यादें अक्सर अनियोजित पलों से आती हैं। तो यह थी इटली की यात्रा के लिए हमारी गाइड। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अपनी सपनों की यात्रा की योजना बनाने के लिए प्रेरित और सुसज्जित करेगी। इटली एक ऐसा देश है जो आपको बार बार वापस बुलाएगा। इसकी सुंदरता, इसका इतिहास और इसके लोगों की गर्मजोशी एक स्थायी छाप छोड़ती है। चाहे आप पहली बार जा रहे हों या 10वीं बार, खोजने के लिए हमेशा कुछ नया होता है। अपनी यात्रा को यादगार बनाने के लिए
यहाँ एक नमूना 10 दिवसीय यात्रा कार्यक्रम है। रोम में 3 दिन बिताएं, फिर फ्लोरेंस के लिए ट्रेन लें और टस्कनी की 1 दिन की यात्रा के साथ 3 दिन वहां बिताएं। उसके बाद वेनिस में 2 दिन और अंत में नेपल्स की यात्रा करें और पोम्पेई या अमाल्फी तट की खोज में 2 दिन बिताएं। यह यात्रा कार्यक्रम आपको इटली के कुछ सबसे प्रतिष्ठित अनुभवों का स्वाद देगा, लेकिन इसे अपनी रुचियों के अनुसार बदलने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र महसूस करें। शायद आप मिलान में फैशन का पता लगाना चाहें या डोलोमाइट्स में लंबी पैदल यात्रा करना चाहें। संभावनाएं अनंत हैं और यही इटली को इतना खास बनाता है। याद रखें, सबसे अच्छी यात्रा वही है जो आपके लिए सही लगे। अपनी गति से यात्रा करें, स्थानीय संस्कृति को अपनाएं और हर पल का आनंद लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह गाइड उपयोगी लगी तो कृपया लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे टिप्पणी में अपने इटली यात्रा के सवाल या अपने पसंदीदा सुझाव साझा करें। मुझे आपके अनुभवों के बारे में जानकर खुशी होगी। अगली बार तक सुरक्षित यात्रा करें और जैसा कि वे इटली में कहते हैं, अरिवडर्सी। फिर मिलेंगे।